हेलो दोस्तों, मैं शहबाज ग्रेट आईक्यू में आप सभी का स्वागत करता हूं। सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का एग्जाम क्या जिस जोन से भरा है वहीं पे जाना पड़ेगा देने के लिए? नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, मेरिट कैसे बनती है, लैंग्वेज जो है वो कौन सी प्रेफरेंस पे रहेगी लैंग्वेज, इन सारे सवालों के जवाब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक एक करके हम डिस्कशन करते हैं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि बुक्स कौन सी प्रेफर करनी है, तो एक एक करके हम हर सवाल का जवाब करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम बुक्स की बात करते हैं। तो रेलवे, अगर आप एएलपी की तैयारी कर रहे हो या फिर आरपीएफ, तो रेलवे के लिए सबसे बेस्ट बुक जो है वो देख सकते हो आप यहाँ पे। मैथ्स के लिए किरण पब्लिकेशन की इस वाली बुक को प्रेफर कर सकते हैं और रीजनिंग के लिए इस बुक को। ठीक है, सबसे अच्छी बात यह है इस बुक की कि रेलवे के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उसके सारे के सारे क्वेश्चन जो है इसमें अवेलेबल है। रेलवे के पुराने जितने भी क्वेश्चन हैं प्रीवियस अगर रिपीट होते हैं तो रीजनिंग और मैथ्स और जीके के इसी से रिपीट होते हैं। तो बहुत एक अच्छा जो है यहाँ पर आपके पास चांस है, इस बुक को प्रेफर कर सकते हैं। ये बिल्कुल बेस्ट बुक है और रीजनिंग मैथ्स के लिए और जीएस के लिए। ठीक है, अब एक एक करके हम डिस्कशन करते हैं। अब एक एक करके जो है हम कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि मेरिट कैसे बनती है, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट मेरिट को लेकर भी कंफ्यूज हैं। तो देखो, सीबीटी 1 जो होता है वो सिर्फ क्वालिफाई होता है, सीबीटी 1 के जो मार्क्स होते हैं वो नहीं जुड़ते हैं। और सीबीटी 2 में जो पार्ट ए होता है सीबीटी 2 का, ठीक है, सीबीटी 2 का जो पार्ट ए होता है उसमें से 70% जो मार्क्स हैं वो जुड़ते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए किसी के सीबीटी 2 में 100 में से 70 नंबर आ जाते हैं। ठीक है, 70 नंबर आ जाते हैं किसी के सीबीटी 2 में, तो क्या होता है कि 70 का 70%, यानी इसका 70% कितना हो जाएगा, 49 मार्क्स तो इसमें से लिए जाएंगे। बाकी जो आपके साइको के मार्क्स होते हैं 30% जो बाकी का रह जाता है वो वहां से लेते हैं। जैसे साइको मान लेते हैं 30 में से आपके जो है 25 नंबर आ जाते हैं या 26 नंबर मान लेते हैं। ठीक है, तो 26 नंबर जो है हम मान लेते हैं साइको में है, तो 49 में 26 नंबर और जुड़ जाएंगे ये। ठीक है, तो ये आपके 75 के अप्रोक्सीमेटली बन जाएंगे। तो इस तरीके से तो मेरिट बनती है। जो लोग कंफ्यूज थे उनके लिए सबसे पहले कि 70% जो है सीबीटी 2 के पार्ट ए का और जो है बाकी सहायकों का, तो इस तरीके से मेरिट बनती है। नेक्स्ट, बाकी सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि नॉर्मलाइजेशन जो होता है वो क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला जो है रेलवे ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट्स पे, आरआरबी अहमदाबाद और बाकी वेबसाइट्स पे भी देख सकते हैं आप, यहाँ पे दिया हुआ है। नॉर्मलाइजेशन जो होता है वो कई सारी चीजों पे बेस होता है। ठीक है, और नॉर्मलाइजेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि सबसे ज्यादा जो मार्क्स बढ़ते हैं वो उस स्टूडेंट के बढ़ते हैं, उस शिफ्ट के बढ़ते हैं जो शिफ्ट सबसे ज्यादा हार्ड होती है। क्योंकि अगर सबसे ज्यादा हार्ड शिफ्ट होती है तो जो शिफ्ट के रॉ मार्क्स जो होते हैं, ठीक है, पूरी शिफ्ट के जो एवरेज मार्क्स होते हैं, अगर वो बाकी शिफ्ट के कंपैरिजन में थोड़े से कम होते हैं तो नॉर्मलाइजेशन का फायदा उसको मिलता है। और हार्ड शिफ्ट उस स्टूडेंट की आती है जिसका लक सबसे अच्छा होता है। ठीक है, मतलब सबसे अच्छा लक अगर आपका है और हार्ड शिफ्ट आपकी आ गई और आपने उसमें थोड़े भी अच्छे मार्क्स गेन कर लिए, तो यकीन मानिए कि आपके मार्क्स बहुत ज्यादा नॉर्मलाइजेशन में बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला आप देख सकते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ये वाला S2 है, यहाँ जो आप देख रहे हो S2, ठीक, रॉ मार्क्स और बेस सेशन जो है। ठीक है, और उसके बाद S1 जो है ये जो है आपका कैंडिडेट के जो सेशन है, मतलब जो पूरी एवरेज का जो रॉ मार्क्स है, जो एवरेज मार्क्स है, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है नॉर्मलाइजेशन में। ठीक है, काफी स्टूडेंट के सवाल आ रहे थे कि एक्यूरेसी का मैटर करती है, तो देखो बिल्कुल डिटेल में मैं आपको बता रहा हूं, ये चीज बिल्कुल फैक्ट है। मैंने कई सारे एग्जाम्स दिए हैं और इस फॉर्मूले में कहीं से कहीं तक एक्यूरेसी मेंशन नहीं है। ठीक है, बहुत सारे टीचर यूट्यूबर बोलते हैं कि नहीं भाई एक्यूरेसी पर ध्यान रखना है, तुक्के वगैरह बिल्कुल नहीं लगाने, एक दो भी तुक्के लगाने, एक्यूरेसी पूरे ध्यान रखना है। तो देखो, एक्यूरेसी का कहीं से कहीं लेना देना नहीं है। एक्यूरेसी यहां पर कहीं भी मैटर नहीं करती है। नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले में अगर आप जो है 100 में से 10 गलत करते हो और उसके बाद जो है आप मार्क्स लेकर आते हो, ठीक है, या फिर जो है आप डायरेक्ट एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करते और उसके भी उतने ही मार्क्स आते हैं, तो भी जो है आपका नॉर्मलाइजेशन में बराबर नंबर बढ़ते हैं। ठीक है, कहने का मतलब यह है, मैं आपको एक एग्जाम्पल समझा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई स्टूडेंट 75 जो क्वेश्चन हैं, ठीक, उसमें से 75 के 75 कर देता है और 75 क्वेश्चन में से उसके 6 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ठीक है, एग्जांपल लेता हूं मैं ये, उसके 6 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो ठीक कितने होते हैं उसके 69 ठीक होते हैं। और 6 जो क्वेश्चन गलत हुए हैं इसकी नेगेटिव मार्किंग और हो जाएगी, तो 2 नंबर माइनस हो जाएंगे यहां से, तो मार्क्स आएंगे इसके 67। ठीक है, ये है स्टूडेंट ए। और मान ले स्टूडेंट बी है, स्टूडेंट बी 75 में से 67 ही क्वेश्चन करता है और सारे के सारे ठीक है, मान लीजिए सारे के सारे क्वेश्चन ठीक है। अब आप देखिए इसकी जो एक्यूरेसी है वो तो 100% है, इसकी जो एक्यूरेसी है स्टूडेंट ए की, इसकी 100% नहीं है। ठीक है, मगर इनके जो रॉ मार्क्स हैं इसके भी 67 है, इसके भी 67 है। जब फाइनल नॉर्मलाइजेशन होगा तो वो इस रॉ मार्क्स पे होता है। ठीक है, वहां मैटर नहीं करता
नॉर्मलाइजेशन में आपने कितनी एक्यूरेसी रखी है। अगर आपके रॉ मार्क्स बराबर है और आपने एक ही शिफ्ट में एग्जाम दिया है तो आपके मार्क्स भी बराबर बढ़ेंगे, ठीक है ना। इस चीज का बहुत ज्यादा कंफ्यूजन चल रहा था स्टूडेंट्स के मन में। तो ये दो तीन चीजें रहती हैं नॉर्मलाइजेशन को लेकर कि क्या क्या जो एक्यूरेसी है मैटर नहीं करती, रॉ मार्क्स जो होते हैं उस पर डिपेंड करता है, फिर आपकी शिफ्ट कितनी हार्ड है इस पर डिपेंड करता है, फिर कई बार ऐसा होता है कि आपकी शिफ्ट में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जिस शिफ्ट के अंदर सबसे ज्यादा स्टूडेंट बैठते हैं तो नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि उसके जो रॉ मार्क्स होते हैं वो थोड़े से कम हो जाते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं इस चीज को। मान लीजिए कि एक शिफ्ट है शिफ्ट 1 और एक शिफ्ट है शिफ्ट 2 और एक शिफ्ट है शिफ्ट 3, ठीक है। तो मान लेते हैं शिफ्ट 1 में जो है 50,000 स्टूडेंट ने पार्ट लिया, शिफ्ट सेकंड में जो है 40,000 स्टूडेंट ने पार्ट लिया और शिफ्ट थर्ड में जो है 30,000 स्टूडेंट ने। ये एग्जाम्पल है सिर्फ, ठीक है। मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल समझा रहा हूं यहाँ पे। तो नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि जब ज्यादा स्टूडेंट किसी शिफ्ट में होते हैं, अगर किसी शिफ्ट में अटेंडेंस ज्यादा रहती है तो उसके जो रॉ मार्क्स होते हैं वो कम होते हैं, ठीक है। इसके जो रॉ मार्क्स होंगे अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं फॉर एग्जांपल के लिए, इसके अगर 60 होंगे तो इसके 61.2 हो सकते हैं और इसके जो है 62 के आसपास हो सकते हैं, ठीक है। तो रॉ मार्क्स में फर्क आ जाता है। जिस शिफ्ट में स्टूडेंट कम होते हैं तो उनके रॉ मार्क्स जो है बढ़ जाते हैं, ऐसा नॉर्मली पैटर्न देखा गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि स्टूडेंट्स का सवाल आ रहा था कि भाई CBT 1 और CBT 2 जो है अगर हमने किसी दूसरे जोन से फिल कर दिया है, घर से बहुत दूर है, तो क्या एग्जाम देने वहीं जाना पड़ेगा। तो अभी तक जैसा होता है उसके आधार पर ऐसा होता है, या NTPC में या पिछले ALP में भी, कि CBT 1 तो आपके घर के पास जो भी सेंटर रहता है, जो आपके स्टेट में सेंटर रहता है, क्योंकि दिल्ली में तो क्या होता है कि लगभग सारे सेंटर बहुत ज्यादा दूर नहीं होते, पास पास ही होते हैं, ज्यादातर नोएडा में पढ़ते हैं, ठीक है। मगर क्या होता है कि जो आपकी स्टेट होती है उसी के आसपास जो है उसी के अंदर आपका सेंटर पड़ता है CBT 1 का। मगर CBT 2 का जो पेपर होता है उसके लिए मैं आपको बता दूं कि CBT 2 में जो है पिछली बार ऐसा हुआ था कि सेंटर बहुत दूर दूर गए थे और काफी जगह ऐसे गए थे जहां पर आपने सेंटर भरा है उसी जोन के आसपास जो है आपका सेंटर गया था। तो ये जो थे कुछ क्वेश्चंस थे स्टूडेंट के जो काफी ज्यादा स्टूडेंट्स को डिस्टर्ब कर रहे थे, बहुत ज्यादा परेशान थे इन क्वेश्चंस को लेके। तो मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए, हम जो है नेक्स्ट वीक एक वीडियो बनाएंगे जिसमें सारे के सारे डाउट्स के जो है आंसर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।